क्षितिज और सीमा पर बोलना चाहूँगी। सृजनात्मकता को अब तक यह माना जाता था कि ये बहुत ही जटिल और पेचीदा प्रक्रिया है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है और संभव नहीं है। पर आजकल कई स्टडीज हो रही हैं जो इस प्रक्रिया को साइंटिफिक दृष्टि से समझने के लिए कोशिश कर रही हैं। इनमें मार्गरेट ए बोर्डन हैं ससेक्स यूनिवर्सिटी की, जो कॉग्निटिव साइंसेस में रिसर्च प्रोफेसर हैं और यहाँ उन्होंने स्कूल ऑफ कॉग्निटिव एंड कंप्यूटिंग साइंसेस भी खोला है। उन्होंने 2004 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द क्रिएटिव माइंड मिथ्स एंड मैकेनिज्म्स में बताया है कि किस तरह कंप्यूटर क्रिएटिविटी को समझने में हमारी मदद कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में भविष्य में क्रिएटिविटी को नापने का भी एक पैमाना बन जाए। तब सृजनात्मकता के क्षितिज को किसने छू लिया है या क्षितिज तक पहुंचने के लिए किसके दिमाग में क्या क्या सीमाएं हैं और फिर उसको पाने के लिए, क्षितिज को पाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका भी साफ पता चल जाएगा। अब ये बात भी एक बाधा है अभी प्रेजेंट में हमारी सृजनात्मकता के लिए। अब मैं कहानी लेखन के बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगी और अपनी बातें हैं। कुछ शब्द, कुछ वाक्य जिंदगी में चलते चलते आपके कानों में पड़ जाते हैं। चंद लम्हे, चंद वाक्य अचानक गुजर जाते हैं। कुछ अनजान लोग कहीं किसी मोड़ पर जिंदगी की भाग दौड़ में किसी कोने से निकलकर यकायक आपके सामने प्रश्न बन खड़े हो जाते हैं। कई बार हम स्वयं अपने आप के लिए भी एक प्रश्न बन जाते हैं और खुद से बार बार क्यों, कैसे, कब, कहाँ यह पूछते रहते हैं। दूसरों के लिए और खुद के लिए मैं अपने आप से पूछने लगती हूँ कि मैं या ये ऐसे कैसे हैं और क्यों हैं और इन्हें ऐसा बनाने का जिम्मेदार कौन है। ये वैसे क्यों नहीं है या इन्हें वैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए। और जिंदगी की भागदौड़ में मैं चाहकर भी इन्हें नहीं भूल पाती हूँ। तब लगता है कि मैं इनके बारे में या स्वयं के बारे में लिख कर ही और सबके साथ ये प्रश्न साझा कर ही अपने दिमाग की इस हलचल को शांत कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं एक वाक्य से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। यह वो वाक्य है जो कई सालों से मुझसे हजारों प्रश्न करता आ रहा है और मैं इस पर इतने सालों से भी कुछ नहीं लिख पाई हूँ। इससे पहले भी कुछ वाक्य थे जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेरा पीछा किया था। उनमें से एक था NFS, नॉन फाउंड सूटेबल। उसका उपयोग मैंने अपनी कहानी चतुर श्रेणी में किया था, जिसमें बड़ी ही होशियारी से एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के आवेदन करने वालों लोगों से इंटरव्यू के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम पर गर्मी की 2 महीनों की छुट्टियों से पहले बिना अपने किसी खर्चे के पूरा स्कूल साफ करवाकर नोटिस बोर्ड पर अंत में यह लिखवा दिया था, नॉन फाउंड सूटेबल। मतलब नॉन फाउंड सूटेबल कोई भी उपयुक्त नहीं है और किसी को भी इस नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। अब आप सोच सकते हैं सफाई कर्मचारी का इतना क्या क्वालिफिकेशंस होता है कि नॉन फाउंड सूटेबल। इस तरह उनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पूरा का पूरा स्कूल साफ हो गया। दूसरा वाक्य जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, जो कई सालों से मेरा पीछा कर रहा है और जिस पर मैं अभी तक कुछ नहीं देख पाई हूँ, वह है मने कसी वापरी। मैं इस वाक्य के सहारे कहानी लिखने के बारे में जितना सोचती हूँ, लगता है क्षितिज सामने है, पर जैसे ही उस क्षितिज पर पहुँचती हूँ तो लगता है कि मंजिल बहुत दूर है। इस तरह क्षितिज दर क्षितिज आगे बढ़ती जाती हूँ पर मंजिल नहीं मिलती। यह एक सच्चा वाकया है। कई साल पहले थे गांव की अनपढ़ करीब 18 साल की एक शादीशुदा युवती, जिसे सही से हिंदी बोलना तक नहीं आता, शहर का जीवन भी कभी उसने नहीं देखा, अपनी 2 महीने की छोटी बच्ची
गांव छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एक बस में बैठकर जैसे तैसे उदयपुर आ जाती है। उसका भाई है, वो भी उसका कोई खास सहारा नहीं है। भाई उसे घर का काम करने के लिए रखवा देता है। जब मैंने उससे पूछा कि इतनी छोटी बच्ची को लेकर तेने घर छोड़ने की हिम्मत कैसे की, सोचा नहीं कि क्या खाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ रहूंगी, तो उसने बस अपनी कहानी सुनाते हुए अपने पति के लिए इतना कहा, बाई जी छोड़ती नहीं तो कहीं करती, उसने मने कसी वापी। मुझे सच में बहुत धक्का लगा। इस वाक्य से आप उसके दुख और पीड़ा की गहराई का अंदाज लगा सकते हैं। उसने क्या क्या नहीं सहा होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। यह वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है, मने कसी वापरी। वापरना शब्द हम आमतौर पे सामान के लिए, बर्तनों के लिए ही उपयोग करते हैं। मैंने आज तक इस पर कोई कहानी नहीं लिखी, क्योंकि लगता है कि औरत को बुरी तरह वापरना, बरतना बहुत आम बात है और इस पर क्या लिखें, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। उसको किस किस तरह से वापरा गया होगा, यह सब सोच सकते हैं, इसमें नया क्या है। फिर एक साल बाद कंकूबाई के उस भाई को की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसके सहारे वह घर छोड़कर आई थी। अब कंकूबाई तन्हा अकेली रह गई थी, क्योंकि उससे वह कमरा भी खाली करवा लिया गया था जिसमें वो भाई के साथ रहती थी। अब ये सब बातें भी कहानी के लिए बहुत आम है। औरत का अकेली रह जाना, एकमात्र सहारा भाई का मर जाना, इस पर भी मैं कोई कहानी नहीं लिख सकती थी। मुझे कंकूबाई के चरित्र में कुछ खास पाने की तलाश है, जिससे उसकी कहानी पूरी हो सके, और वही खास इस कहानी का क्षितिज होगा। इस कहानी में कंकूबाई का डायलॉग मने कसी वापरी बहुत खास है। उसका गांव छोड़कर, घर बार छोड़कर आना, इतनी हिम्मत करना, छोटे बच्चे को साथ लाना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, अनजान शहर में हिंदी बोलना तक नहीं आने पर आ जाना, औरत होना पर बेचारी नहीं बनना, यह भी एक क्षितिज है, यह भी एक खास बात है। पर मुझे इन दो खास बातों से संतुष्ट नहीं है। मुझे एक परफेक्ट कहानी की तलाश है। मुझे और भी आसमान चाहिए, बहुत से आसमान चाहिए। जब एक क्षितिज पार होता है तो लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि क्षितिज असल में होता ही नहीं है। लगता है आगे आगे और आगे जाना है, अभी जाने को बहुत कुछ बाकी है। क्षितिज एक काल्पनिक सत्य है, इसीलिए इसको पाना संभव नहीं है। और जब कहानी इसकी तलाश में रहती है तो उसे खत्म कर पाना असंभव हो जाता है। फिर कुछ पैमाने छूकर ही अपने आप को संतुष्ट करना ही पड़ता है। क्षितिज की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह हमारी कल्पना की भी कोई सीमा नहीं है। और असली जद्दोजहद यही है, हम अपनी असीमित कल्पनाओं से सीमित क्षितिजों को पाने की कोशिश करते हैं। इस वाक्य में कहानी बनाने में बहुत एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता भी है। कहानी लिखते समय हम इन असीमित क्षितिजों को पाने की चाहत में अपने आप को सीमा में बांध देते हैं, या फिर हमारी असीमित सीमाओं या कल्पनाओं को सीमित कर देते हैं। होमर की ग्रीक महाकाव्य ओडिसी के हीरो यूलिसिस दुनिया के कई देशों में घूम चुके थे। कई साल, 10 साल तक का ट्रोजन वॉर, उसके बाद 10 साल बाद कई कठिन दुस्साध्य दुर्भर समुद्री यात्राओं की लंबी उम्र के बाद जब वो घर पहुंचता है, वो बहुत अनुभवी है, ज्ञानी है, लेकिन इसके बावजूद वह असंतुष्ट है। इस ग्रीक हीरो यूलिसिस पर एल्फ्रेड टेनिसन ने एक लंबी कविता लिखी है जिसका नाम ही है यूलिसिस। इस कविता में यूलिसिस स्वयं अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवन की यात्राओं के बारे में कहता है कि इतने ज्ञान और अनुभव के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है और उसे नए होराइजन्स की तलाश है, और नए होराइजन्स की तलाश में उसको फिर से लंबी यात्राओं पर निकलना है। वह कहता है, yet all experience is an arch wherethrough gleams the untraveled world, whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in blues, as though to breathe for life. वह कहता है कि मेरे जीवन का अनुभव और ज्ञान एक आर्च
या मेहराब की तरह है, जिसके पीछे से मुझे उसके उस पार अंदर की एक चमकती हुई दुनिया दिखाई देती है, वह दुनिया जहाँ मैं नहीं जा पाया। जैसे जैसे मैं इस आर्च की ओर बढ़ता हूँ, इसकी बाउंड्री या मार्जिन और धुंधली होती जाती है। मैं आगे बढ़ता रहना चाहता हूँ, क्योंकि रुक जाना बहुत ही नीरस है, बोरिंग है। रुक जाना या अंत कर देना, बिना चमक के जीवन जीना, जंग लग जाना, काम में नहीं आने से चमक खो देना, जैसे कि सिर्फ सांस लेना ही जीवन है, यह मुझे मंजूर नहीं। वो यह भी कहता है कि दिस ग्रेट स्पिरिट yearning in desire to follow knowledge like a shining star beyond the utmost bound of human thought, to strive, to seek, to find and not to eat। वह कहता है कि वह ज्ञान की चाहत में तड़प रहा है और ज्ञान के पीछे चमकते हुए तारे की तरह जाना चाहता है। वह इंसान की सोच की सीमाओं के परे जाना चाहता है। ज्ञान को पाने की चाहत, पाने की कोशिश करते रहना, पाना और हार नहीं मानना, यही उसकी चाहत है। हर कहानी लिखते समय एक होराइजन्स पर पहुंचने पर दूसरे होराइजन का उसके पीछे से चमकते हुए दिखाई देना, इंसान की सोच की सीमाओं के परे जाने की चाहत ही कहानी लिखने में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यह एक वाक्य था, मने कसी बापरी, जिस पर मैं अभी तक कहानी नहीं लिख पाई। इसके बाद मैं आपके सामने एक वाक्य साझा करना चाहूंगी जो 2 महीने से मेरे दिमाग में हलचल मचा रहा है, बेचैन कर रहा है। मैं उस पर भी एक कहानी लिखना चाहती हूँ, पर कभी वक्त नहीं है, कभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कहकर उसे टाले जा रही हूँ। पर बस सीन है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कुछ 2 महीने पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पर जाना पड़ा था। एयरपोर्ट के अंदर बने टॉयलेट के बाहर एक औरत खड़ी है। आप समझेंगे या कल्पना करेंगे कि वह कोई हाई फाई फैशनेबल महिला है जो टॉयलेट के बाहर क्यों में खड़ी है। नहीं, पर ऐसा नहीं है। वो 45-50 साल की एक महिला है जिसने सलेटी रंग की सूती साड़ी पहन रखी है और वो वहाँ की स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है। उसका काम है टॉयलेट की सीट को साफ करना। उसके हाथ में छोटा सा नैपकिन है जिस पर वह बार बार सैनिटाइजर स्प्रे करती है। और जैसे ही कोई सम्राट महिला टॉयलेट से बाहर आती है, वह तुरंत नैपकिन पर सैनिटाइजर डालकर अंदर चली जाती है और टॉयलेट सीट को फट से क्लीन करती है और बाहर आकर खड़ी हो जाती है। वह क्यों में नहीं खड़ी है। क्यों तो आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती है, घटती है, पर इस महिला को तो सिर्फ कुछ कदम आगे बढ़ना, फिर कुछ कदम पीछे लौटना है। यही काम उसको 7 घंटे तक करना है। आने और जाने वालों की सेवा करनी है। वे आएंगी जाएंगी, पर उसे यह ड्यूटी 7 घंटे निभानी है। दिन भर उसका यही काम है। जब कोई अपना मल मूत्र विसर्जित कर बाहर निकलता है तो फट से अंदर जाती है और सीट पहुंचकर बाहर आ जाती है, ताकि जाकर बाहर आने वाले, निकलने वालों से अंदर जाने वाले को कोई इन्फेक्शन ना हो। अब इस कहानी को कई दिशाओं में उजाड़ा जा सकता है। इसके कई क्षितिज हो सकते हैं। जिस तरह कल्पना की उड़ान कई दिशाओं में हो सकती है। मार्गरेट बॉर्डर ने रचनात्मकता की परिभाषा दी है। उनके अनुसार नए, चौंका देने वाले और कीमती विचारों या कलाकृतियों को सोचने की क्षमता रचनात्मकता है। नए, चौंका देने वाले और कीमती। यहाँ नए विचार के 2 अर्थ हैं। पहला साइकोलॉजिकल क्रिएटिविटी, दूसरा हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी। साइकोलॉजिकल क्रिएटिविटी चौंका देने वाले बेशकीमती विचार जो उस व्यक्ति के दिमाग में आए हैं, परंतु उसे पहले भी कुछ लोगों ने उसकी जानकारी के बिना सोचा था। यह उसकी क्रिएटिविटी भी है। दूसरा विचार है हिस्टोरिकल क्रिएटिविटी, जिसका अर्थ है कि किसी ने भी इस बारे में पहले नहीं सोचा और यह विचार पहली बार मानव इतिहास में सामने आया है। इस तरह चौंका देने
तीन अर्थ है। पहला आइडिया या विचार चौंका देने वाला है, क्योंकि उसके बारे में लोगों को पहले पता नहीं है या जैसा होना संभव नहीं है। दूसरा, एक अप्रत्याशित विचार कहानी लिखने वाले की स्टाइल में फिट हो जाए और उसे खुद को भी चकित कर दे। तीसरा, जब आपके दिमाग में ऐसा आइडिया या विचार आए जिसे आप असंभव समझते थे, जिसका आना आप असंभव समझते थे, जाने पहचाने विचारों को जोड़कर आप नया अर्थपूर्ण संयोजन बना सकते हैं। पर इस सब के लिए आपके दिमाग में ज्ञान का भंडार होना चाहिए और बहुत से तरीके आने चाहिए जिसके साथ आप आगे नई दिशाओं में बढ़ सकें। इस सब के लिए एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण बहुत जरूरी है। व्यक्ति अन्वेषण करता है, एक्सप्लोर करता है, उन दिशाओं में जाने की कोशिश करता है जहां वह पहले नहीं गया, और इस तरह वह अपनी सीमाओं, संभावनाओं और योग्यताओं को भी समझता है। मैं कल का इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि हम मैप के सहारे चित्तौड़ आ रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने एक जगह धोखा दे दिया और हम चित्तौड़ सिटी के अंदर घुस गए। तो अगर हम अंदर नहीं जाते तो हमें पता नहीं चलता कि शहर का अभी कैसा है, कितनी बिल्डिंग्स बन गई है। कोई पुराना बहुत साल पहले आई थी, वही पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में था। इस तरह कहानी में भी हम एक्सप्लोर करते हैं, अगर नई दिशा में चले जाते हैं तो बहुत कुछ नया मिल जाता है। मैं इस वाक्य के साथ क्या क्या है और इस कहानी की सीमा को कैसे एक्सप्लोर करती हूँ। हम इस कहानी को 5 इंद्रियों से वह स्त्री क्या महसूस करती है, इस दिशा में भी जा सकते हैं। वह आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी से इन परिस्थितियों में क्या महसूस कर सकती है। हम इस परिस्थिति में महिला की मानसिक दिशा क्या है, इस दिशा में भी कहानी को ले जा सकते हैं। सोचा जाए कि वो महिला क्या सोचती है जब वो बार बार टॉयलेट सीट साफ करती है। क्या वो दुखी होती है कि उसे यह कैसा काम मिला, या यह काम करना उसने अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया है, या उसने सोचना, समझना, दुखी होना बंद कर दिया है। वह मशीन बनकर अपना काम करती है। पर क्या एक भी इंसान मशीन बन जाए यह हमें स्वीकार्य होगा? क्या यह मानवता के खिलाफ है? मुझे लगता है कि बतौर एक इंसान मुझे उस क्यू में नहीं चलना है, क्योंकि यह तो एक रेला है, भीड़ है। मुझे खड़े रहकर उस महिला को देखना है, उसके कष्ट को समझना है। वह यह सब कैसे कर रही है, क्या सोच रही है, संभ्रांत कौन है और किसको किसकी गंदगी साफ करनी है। उस औरत की टॉयलेट साफ करने से लेकर मानवता को बचाए रखने तक की संकल्पना तक ले जाना इस कहानी को किसी एक क्षितिज में ले जाने के बराबर है। अब हम कहानी को दूसरी दिशा में भी ले जा सकते हैं कि कई बार जब फ्लश करने पर भी टॉयलेट साफ नहीं होता, और ऐसे में जब वह अंदर गंदगी देखती है तो उसे अपने पूरे जीवन की गंदगी दिखाई देती है, या फिर उसे याद आता है कि वह कैसे अपने छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर आई है। उसे ध्यान आता होगा कि कहीं उसका छोटा बच्चा गंदगी में तो नहीं पड़ा है, रो तो नहीं रहा है जिसके पास वह उसे छोड़कर आई है। वह उसे ठीक तरह से संभाल रहा या रही होगी या नहीं, यह सोचकर वह उदास हो जाती है या उसे कोई पुराने दुख याद आ जाते हैं। अब जैसे ही मैंने यह पंक्ति लिखी, कई बार फ्लश करने पर भी टॉयलेट साफ नहीं होता। मुझे एक नई दिशा मिल गई। अब मैं चाहूँ तो कहानी को इस दिशा में ले जा सकती हूँ। उस महिला को उसके पति के साथ संबंधों को इस अर्थ में जोड़ दूं, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि सभी तरह के रिश्तों के संदर्भ में इसे देखूं और कह दूं कि वह सब उसको कितना परेशान करते थे। उसने कई बार पुलिस का सहारा भी लिया, लेकिन उन लोगों को कोई सबक नहीं मिला। अब आप मेरे डाइवर्जेंस देखिए कि अगर मैं इस दिशा में चली जाती हूँ तो मेरी कहानी का थीम ही बदल जाता है। पर वह भी एक अच्छी कहानी हो सकती है। पर अब मैं उस दिशा में चलती हूँ जहाँ से मैं पहले चली थी। उसकी आंखों से और अपनी आंखों से मैं उसका संसार देखना चाहती हूँ। मान लें कि उस टॉयलेट सीट पर खून के धब्बे हैं, तो एक महिला होने की दृष्टि से उस पर क्या प्रभाव होगा? क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं क्या सोचूंगी? वह महिला होने के नाते यह सोच सकती है कि यह जो महिला टॉयलेट से बाहर निकली है, इसके पीरियड्स चल रहे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा, बेचारी की पीठ में, कमर में कितना दर्द होगा, और यह सोचकर उसे
अपने दर्द भरे दिन याद आ जाए या अपने बच्चों को पैदा करते समय वाला दर्द याद आ जाए, कुछ एक्सेसिव ब्लीडिंग याद आ जाए, उनसे संबंधित कई बातें जो कि सभी बहुत दुखदाई हैं, उन्हें देखकर वह दुखी हो जाए। अब मैं कहानी को एक दूसरे क्षितिज की ओर ले जाना चाहूंगी। मैं उस स्त्री की नाक से सूंघी बदबू के कारण उस पर पड़े प्रभाव के बारे में बात करना चाहूंगी। उफ, इंसान अपने शरीर से निकले मल की दुर्गंध को ही बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दूसरे की गंदगी को कैसे बर्दाश्त करता है। और इस महिला का तो काम हर 2 मिनट में अंदर जाके उसे सूंघना है। कितना ही परफ्यूम क्यों ना स्प्रे कर लिया जाए, बदबू तो आती ही है। यहाँ मुझे एक और वाक्य मिल गया कि कितना ही परफ्यूम क्यों ना स्प्रे कर लिया जाए, बदबू तो आती ही है। इस पर मैं फिर एक कहानी को नई दिशा में ले जा सकती हूँ। मैं कहानी को उस महिला के कानों के पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। कानों की टॉयलेट के बाहर खड़े व्यक्ति को बहुत कुछ सुनाई देता है। उसे पता चल जाता है कि कौन सी आवाज किस क्रिया के होने का इंडिकेशन है और वह बाहर खड़ा रहकर भी कल्पना कर सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। यह सब अंदर बैठे व्यक्ति को तो रिलीफ देता है, पर बाहर खड़ी वह स्त्री जिसे अंदर जाकर सफाई करनी है वो कितना परेशान करता होगा। आँख, नाक, कान, जीभ सब में कितनी कड़वाहट भर जाती होगी। क्या घर जाकर वो खाना खा पाती होगी? आप देख रहे हैं मेरे सामने पर्सपेक्टिव्स का एक मकड़ जाल है और इन सब में से मुझे एक नए चौंका देने वाले सत्य विचार का सृजन करना है। पर मुझे लगता है ये केओस है जिसमें से क्रिएटिविटी से एक रिफाइनमेंट लाना है। पिकासो ने कहा था कि आर्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ द अननेसेसरी, और यही मेरी चुनौती है। जब एक व्यक्ति कहानी लिखने बैठता है तो वह कहानी को किस दिशा में ले जाएगा, यह सब उसके मूड, उस समय की उसकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत निर्भर करते हैं। मुझे इन सभी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़नों को पर्सनल से इम्पर्सनल की ओर ले जाना है, जो एक चुनौती है। एक परफेक्ट कहानी में ढालना है और यह परफेक्ट होने की चाहत ही सबसे बड़ा घोड़ा बन जाती है लेखक के लिए। लेखक अपना बेस्ट देना चाहता है, जितना अच्छा लिखना चाहता है वो लिखने की कोशिश करता है, पर इस कोशिश में वह अपने आप को पोस्टपोन करता रहता है। मैं भी अक्सर यही करती हूँ और हम सोचते हैं कि कल अच्छा लिखेंगे, अभी थोड़ा और सोच ले, कुछ और नया सोच ले। परफेक्शनिज्म अपने सेल्फ एस्टीम से भी जुड़ा है, हमारे फेल होने के डर से भी जुड़ा है। हमारी उम्मीदें, हमारे एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा एम्बिशन कहता है कि चलो बड़ा बनने की कोशिश करो। एक्सपेक्टेशंस कहते हैं तुम्हें बड़ा तो बनना ही है, वरना तुम कुछ भी नहीं। यही स्ट्रगल हमें, मुझे अपने आप को लिखने से रोकता है। आप लिखने के काम को टालते रहते हैं। मैं इधर उधर घूमने चली जाती हूँ, चाय पीने चली जाती हूँ, मोबाइल में कुछ देखकर अपना टाइम वेस्ट करती रहती हूँ, किसी से बात करने लगती हूँ। हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं, पर परफेक्शन के चक्कर में लिखने से डरते रहते हैं। पॉल रुडनिक जो एक नाटककार थे, उन्होंने लिखा था कि लेखन 90% प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेखन 90% लेखन को टालना है। आप टालते रहते हैं जब तक आप उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते हैं जब तक कि आपको लिखना ही पड़ेगा। यह बात मैं संगमन के लिए भी कह रही हूँ कि आखिरी तारीख 12 थी, विषय भी था, बहुत पहले से बता भी दिया गया था। सोचा लिखना है, पर ठीक है लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर 7 तारीख हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई, 12 हुई, प्रेशर बढ़ता ही गया और अंत में लिखना ही पड़ा। अब अच्छी कहानी लिखने के लिए उद्देश्य और रास्ता मेरे हिसाब से मीन्स एंड एंड्स दोनों ही अच्छे सच्चे होने चाहिए। यदि आपको सच के बारे में लिखना है और सही तरीके से लिखना है, उदाहरण पर आप अगर किसी पॉलिटिकल सिस्टम के झूठ का पर्दाफाश करना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि वह झूठ है। यह बात आज का मीडिया नहीं कर रहा है। यदि झूठ को आप कहानी के द्वारा कहना चाहते हैं तो कहानी में जगह जगह आपको अपनी
कल्पना को डालना होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि कल्पना को भी घटना के सच के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कल्पना ज्ञान से ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की तो सीमाएं हैं और कल्पना की कोई सीमा नहीं है। यह भी कहा गया है कि कल्पना ही सच का सृजन करती है। जब आप सृजन करने बैठते हैं तो जहाँ ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से कल्पना की सीमा शुरू हो जाती है। किसी ने कहा है कि लॉजिक आपको ए से बी तक तो ले जाएगी, लेकिन कल्पना आपको सब जगह ले जाएगी। तो हम अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सच और ज्ञान और कल्पना ही हमें क्षितिज पर ले जाएगी। पर सच को लिखने का डर ज्यादातर लोगों में सच लिखने की हिम्मत को पस्त कर देता है। रिस्क लेने का डर लिखने नहीं देता। आइंस्टीन ने कहा था कि रचनात्मकता वह होती है जब वस्तुओं को उस तरह से देखना जैसे दूसरे देखते हैं, पर उसके बारे में इस तरह से सोचना जैसे दूसरे नहीं सोचते हैं। तथा यह कहना बड़ा मुश्किल है कि सच क्या है, पर आप झूठ को आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप अपनी रचना में यह लिख पाए कि गलत क्या है, झूठ क्या है, तो आपको सच लिखने की जरूरत नहीं है। सच उजागर होगा तो झूठ उजागर होगा और सच अपने आप ही सामने आ जाएगा। डर कल्पना को उड़ने नहीं देता। खुले आसमान में तब तक सृजनात्मकता आपकी मर जाती है और हम सच लिखने के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नतीजे क्या होंगे, इस कारण लिख नहीं पाते। सृजनात्मकता के क्षितिज को छूने की चाहत ही सृजनात्मकता में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। जैसे संगमन में दिया गया यह विषय जिसका मैंने सब टॉपिक चूज किया है, सृजनात्मकता और सीमा। विषय हमें सीमित कर देते हैं और जैसे मैंने हमारे आगे आने वाले उन्होंने इस टॉपिक में अपने आप को सीमित नहीं किया। पुराने समय में ब्रिटेन में यह माना जाता था कि अगर कोई लेखक लिख नहीं पा रहा है तो उसकी वजह कोई हेवनली पावर या कोई ईश्वरीय दैविक शक्ति है जो नहीं चाहती कि वह लिखे, वह कुछ लिखे। ऐसे कई वो हो चुके हैं, फिट्जजेराल्ड और कई पुराने रोमांटिक इंग्लिश राइटर जब लिख नहीं पाते थे तो वे स्वयं समझते थे कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो वह नहीं चाहती कि वे सच को लिखें। परंतु आज हम देख रहे हैं अपने देश में कि यह शक्ति एक राजनीतिक शक्ति का रूप ले चुकी है और यह राजनीतिक शक्ति देवी शक्ति को भी अपने हाथों में नचाती है और वह नहीं चाहती है कि कोई सच लिखे। सच लिखने के परिणाम उस व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं और बहुत सोने भुगते हैं। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक और बात। एक महिला पर एक कहानी लिखना चाह रही थी, पर मुझे पेपर लिखते लिखते मुझे ध्यान आया कि इस विषय पर तो मैं पूरा नॉवेल लिख सकती हूँ, पर मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं लिखने बैठी तो ये कहानी एक नॉवेल का आइडिया थी, पता नहीं है कि कहानी में बदल जाए। इस तरह जब आप लिखना शुरू करते हैं कि आपको लगता है कि आइडिया एक कहानी का है, पर लिखते लिखते आपको पता चलता है कि ये तो नॉवेल का, उपन्यास का आइडिया। फिर उल्टा भी हो सकता है कि आप नॉवेल लिखने बैठो और पता चले तो ये तो कहानी ही लिखी जा सकती है। इस पर देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। मुझे तो बस लिखना है, लेखक नहीं बनना है, बस लिखना है। अब एक महिला होने के कारण मेरी एक और सीमा है, वह यह है कि जब भी कभी मैं लिखने बैठती हूँ तो एक आवाज है, एक शब्द है, मम्मा मम्मा, मम्मी मम्मी। बस फिर तो सब जैसा होता है वैसा ही छोड़कर मुझे एक माँ दूसरी दिशा में चली जाती है और दूसरे ही क्षितिज उसके सामने होते हैं।